Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Ninth class. In today's lecture, you will learn about defects in Rutherford's atomic model. Previous lecture में आप लोगों ने Rutherford atomic model क्या था वो पढ़ा और उसमें आप लोगों ने देखा कि Rutherford ने अपने एक एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया था कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पोर्शन है जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया था और उसने अपने जो अल्फ़ा पार्टिकल्स बम्बार्डमेंट थी उससे ये कंक्लूजन भी निकाला था कि मोस्ट ऑफ द रेज़ इसमें से सीधी पास आउट हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो उससे उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो है वो एम्प्टी है। तीसरी चीज़ ये थी कि और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पोर्शन था उसने उसे न्यूक्लियस का नाम दिया था और रदरफोर्ड को ही डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो उसके एटॉमिक मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स थे, वो डिफेक्ट्स क्या थे उसे हम इंशाल्लाह अभी डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज़ बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो लॉज ऑफ मोशन ग्रेविटेशन पे बेस था, यानी कि जैसे सोलर सिस्टम को ले लें तो उसमें सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं प्लैनेट्स। उसने वैसे ही कहा कि एटम भी एक सन की तरह है या सोलर सिस्टम की तरह है जिसमें न्यूक्लियस एक सन है और इसके इर्द गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्लैनेट्स हैं। लेकिन वो जो सोलर सिस्टम का पे बेस था उसका एटॉमिक मॉडल वो एप्लीकेबल था न्यूट्रल बॉडीज़ पे, नॉट ऑन चार्ज्ड बॉडीज़। यानी सोलर सिस्टम तो चलो न्यूट्रल बॉडीज़ हैं, वो जो है उसमें तो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं सन में, लेकिन एटम के अंदर तो चार्ज्ड बॉडीज़ हैं, यहाँ पे तो ये एप्लीकेबल है ही नहीं। तो पहला डिफेक्ट इसका ये था। दूसरा डिफेक्ट था अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी electrons are charged bodies revolving around the nucleus and should emit energy continuously। दूसरा डिफेक्ट ये था कि मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स चार्ज्ड बॉडीज़ हैं और वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनको कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट भी करनी चाहिए। The electron will move on the circular path and ultimately fall in the nucleus, however it doesn't happen। कहता है कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी को लूज़ कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, तो उसको फिर एक ऐसी स्टेज भी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते 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 न्यूक्लियस पे फॉल हो जाए, गिर जाए न्यूक्लियस पे। तो कहता है कि ऐसा तो हुआ नहीं है कभी, क्योंकि जैसे उसने कहा था सोलर सिस्टम की तरह ये एटम जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं एटम्स पे, तो प्लैनेट्स तो गिरे नहीं हैं कभी सन में। तो इस वजह से ये कहना इसका ये एक डिफेक्ट था सेकंड वाला कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तीसरा है इफ़ इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं देन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम विल बी ऑब्जर्व बट एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम इज़ ऑब्जर्व। कहता है कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, एमिट कर रहा है, तो उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी शो करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है। तो इस चीज़ को भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका, जस्टिफाई नहीं कर सका, तो ये इसका डिफेक्ट बना बाद में। चौथा पॉइंट या चौथा डिफेक्ट कह लें वो ये है कि इट डजंट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स के, इसने जो है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। और उसका जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस का ये जो एक डायग्राम है वो इस तरह शो की हुई है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कि ये एक न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो क्लास ये थे कुछ डिफेक्ट्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जिनको जस्टिफाई किया नील बोहर एटॉमिक थ्योरी इन 1913। इन 1913 नील बोहर ने एक नया एटॉमिक मॉडल पेश किया, एटॉमिक थ्योरी पेश की जो ओवरकम करती है डिफेक्ट्स को जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में मौजूद थे। तो बोहर ने हाइड्रोजन एटम को एज ए मॉडल एटम लिया और उस
This atomic model was based on following assumptions. इस atomic model के भी कुछ main points थे, कुछ assumptions थी, वो क्या थे चलें डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहली जो assumption है या पहला जो मेन पॉइंट है नील बोहर एटॉमिक थ्योरी का वो है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड शेल्स और ऑर्बिट्स। Each orbit has a fixed energy. These orbits are also called as energy levels. तो नील बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन वन ऑफ द फिक्स सर्कुलर पाथ्स, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स हैं, ठीक है, जिनको उसने नाम क्या दिया, शेल्स का नाम दिया या ऑर्बिट्स का नाम दिया या फिर उसने एनर्जी लेवल्स का नाम दिया। और उसने ये भी बताया कि हर ऑर्बिट की अपनी एक क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है या फिक्स एनर्जी होती है। दूसरा पॉइंट है the energy of the electron in an orbit is proportional to its distance from the nucleus। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो ऑर्बिट के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि the farther the electron from the nucleus higher will be the energy and vice versa। यानी कि ये एक अगर न्यूक्लियस है लेट्स सपोज, तो इसके इर्द गिर्द जो ये पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, ठीक है, या एनर्जी लेवल कह लें या शेल्स कह लें, तो इस पहले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी एनर्जी क्या है, कम होगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि इस शेल और इस न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस क्या है, कम है। अब दूसरा शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा है, तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसी तरह जो आउटर शेल्स जितने भी आ रहे हैं वो उनका इलेक्ट्रॉन का जो है वो शेल्स का डिस्टेंस क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तीसरा पॉइंट है as long as electrons are revolving around the nucleus in fixed circular paths they do not gain or lose energy। यानी कि ये एक उसने डिफेक्ट को ओवरकम किया कि रदरफोर्ड क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली एमिट कर रहे हैं एनर्जी रिवॉल्व करने के दौरान। तो ये कहता है कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स दे डू नॉट गेन और लूज एनर्जी, दैट इज एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज फिक्स्ड। शुरू में भी इसने बात ये कही है कि ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में, स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसकी एनर्जी फिक्स है, ठीक है। वो रिवॉल्व करते हुए वो एनर्जी को क्या लूज़ या गेन नहीं करता, ठीक है, क्योंकि हर ऑर्बिट की अपनी एक ख़ास एनर्जी होती है। तो कब वो लूज़ या गेन करता है, तो चौथे पॉइंट में आप देखें व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर एनर्जी ऑर्बिट इट रेडिएट एनर्जी एंड व्हेन इट जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू द हायर इट एब्जॉर्ब एनर्जी। कहता है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन एनर्जी को तब करता है जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तो उसकी एनर्जी रेडिएट होती है। ज़ाहिर सी बात है, उसने कहा था कि शेल्स की जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा होगी। मसलन ये अगर पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है तीसरे शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी। जब वो दूसरे शेल में जंप करेगा तो क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, यानी कि वो एनर्जी को लूज़ कर रहा होगा। लेकिन जब वो सेकंड से थर्ड में जाता है यानी लोअर से हायर में जाता है तो वो एनर्जी, जाहिर सी बात है दूसरे शेल की एनर्जी कम है, तीसरे शेल की ज़्यादा है, तो उसे तीसरे में अगर जाना है तो अपना वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब उसे करना पड़ेगी। तो कहता है द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स इज गिवन बाय डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 विच इज इक्वल टू एच म्यू। यानी कि डेल्टा शो कर रहा है चेंज इन एनर्जी, E2 शो कर रहा है एनर्जी ऑफ सेकेंड शेल या एनर्जी ऑफ हायर शेल माइनस एनर्जी ऑफ वन शेल फर्स्ट शेल या एनर्जी ऑफ लोअर शेल। तो जाहिर सी बात है डिफरेंस आप जब करते हो तो आप हायर से लोअर का डिस्टेंस देखते हो और वो डिस्टेंस क्वांटाइज होता है एच म्यू, ठीक है। वो अब एच क्या है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है, म्यू है वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ई है तो एनर्जी क्या है जी, लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, ठीक है, E2 है तो हायर एनर्जी ऑर्बिट है,
डेल्टा ई है तो चेंज इन एनर्जी है या एनर्जी का डिफरेंस है। फिफ्थ पॉइंट कहता है इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड इन एनी वन ऑफ द ऑर्बिट्स एंड कैन नॉट स्टे इन बिटवीन दैम। क्या मतलब कि मसलन ये एक शेल है और ये दूसरा शेल है, तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन अगर रिजाइड करेगा या इस शेल में करेगा या इस शेल में करेगा, ठीक है, वो यहाँ पे आके जो है वो स्टे नहीं करेगा, क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। मसलन मैं अगर कहूँ कि लेट सपोज पहले जो शेल है इसकी एनर्जी है 2 किलो जूल पर मोल, इसकी एनर्जी है 4 किलो जूल पर मोल, तो वो अगर उसके पास 2 किलो जूल पर मोल एनर्जी होगी तो वो इस शेल में स्टे करेगा, रिवॉल्व करेगा, ठीक है। अगर उसकी एनर्जी 4 है तो वो इसमें स्टे करेगा, वो 3 वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा या जो है वो इसके दरमियान स्टे नहीं करेगा, क्योंकि 3 वाला जो है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी हर एनर्जी लेवल की या ऑर्बिट की या शेल की वो फिक्स होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन कैन, अच्छा ये हो गया। छठा पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो एंगुलर मोमेंटम किसी भी बॉडी का तब होता है जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है या रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो उसका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा, यानी किसी भी मोमेंट्री बॉडी, यानी कि जो बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n टाइम्स h/2π, ठीक है। तो यहाँ पे उसने शेल्स को नाम भी दिए हुए हैं, इसमें उसने कहा था NH/2π, तो n क्या है, नंबर ऑफ शेल्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। n क्या करता है, नंबर ऑफ शेल्स को 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। r क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है, ठीक है। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या है 6.6262 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो यहाँ पे उसने बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है उसने उसको न्यूक्लियस और शेल्स विद नंबरिंग उसने बताया हुआ है कि ये जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटिटी, ये न्यूक्लियस है। इसी तरह उसके इर्द गिर्द पहला शेल है उसे नंबर 1 शेल भी कहेंगे, या उसका नाम क्या होगा, के नाम होगा। इसी तरह दूसरा शेल है उसे एल कहेंगे, तीसरा शेल है एम कहेंगे, चौथा है तो एन कहेंगे, ओ कहेंगे, पी कहेंगे, ठीक है, अप टू सो ऑन। ये एनर्जी लेवल्स हैं और उसको कुछ नाम दिए हुए हैं। तो कहता है द ऑर्बिट डिफाइंड बाय बोहर इज आल्सो कॉल्ड एज शेल और एनर्जी लेवल। तो पहले भी कह चुका हूँ कि ऑर्बिट को बोहर ने क्या कहा, शेल भी कहा और एनर्जी लेवल भी उसका नाम दिया। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट्स के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। तो कहता है द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन के शेल हैव द लीस्ट एनर्जी एंड इट इज़ नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। तो ये बात बोहर ने अपने दूसरे पॉइंट में कही, दूसरे पॉइंट में ये कही कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी कि अब के शेल की बात करें तो के शेल क्या है, के शेल न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, उसकी वजह है कि डिस्टेंस ही बहुत कम है, तो डिस्टेंस कम होने की वजह से इसकी एनर्जी भी कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट शेल विच इज़ हायर एनर्जी देन के शेल एंड सो ऑन, मतलब कि एल शेल है उससे हायर है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। एम शेल है उससे जो है वो एल से ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी, क्योंकि उसका डिस्टेंस ज़्यादा है न्यूक्लियस से। तो क्लास ये है आप लोगों का आज का बोहर एटॉमिक मॉडल, और उसने कैसे जो है उन डिफेक्ट्स को ओवरकम किया जो रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल में पाए जाते थे। तो यहाँ तक जो है आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, और इसका जो है एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन रिलेट कर रहा है इससे, तो उसमें भी आप लोगों ने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट द पोस्टुलेट्स व्हिच बोहर सजेस्टेड टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो क्लास ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का इसी के से रिलेट कर रहा है, और ये आपने याद करना है और नोटबुक पे भी नोट डाउन करना है। तो अगर इसका किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।